हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम एजुकेशन डिसिप्लिन का यूनिट 1 का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी किया हुआ है। देखिए, कुछ टॉपिक्स हमने उस पार्ट 1 में कवर कर लिए थे, कुछ टॉपिक्स इसमें करेंगे। पार्ट 2 में आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, फर्स्ट हमारा वुड का आदेश पत्र की प्रमुख सिफारिशें, मिशनरियों के प्रयास, टैगोर की मेरा विद्यालय और गांधी जी की नई तालीम संबंधी शिक्षा की वैकल्पिक दृष्टि, ये टॉपिक्स हैं जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। देखिए, फर्स्ट टॉपिक है वुड का आदेश पत्र। सन 1853 में ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर का नवीनीकरण किया जाना था, जिसके अंतर्गत एक शैक्षिक नीति को परिभाषित करने की आवश्यकता महसूस हुई। चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। भारत में आने के बाद वुड ने लॉर्ड डलहौजी से सलाह की और निर्देशों के अनुरूप आवश्यक सामग्री यहाँ भेजी। इसलिए इस दस्तावेज को वुड के आदेश पत्र के नाम से जाना जाता है। यह बहुत व्यापक था और इसमें सभी भारतीयों के लिए शिक्षा की एक योजना शामिल थी। ऐसा पहली बार हो रहा था कि संसद देश के शैक्षिक मामलों पर गंभीरता से काम कर रही थी। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता था। इसके साथ ही भारतीय शिक्षा के इतिहास का एक नया अध्याय शुरू हो गया था। वो जो आपका था वो एसओएल की बुक से था। अब मैं आपको समझा रही हूँ। सर चार्ल्स वुड ने अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार और महिलाओं की शिक्षा पर जोर देने के लिए 1854 ईस्वी में, आपकी बुक में 1853 दिया हुआ है, लेकिन अगर हम देखते हैं तो 1854 में ईस्वी में तत्काल गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को एक पत्र लिखा था, जिसे वुड का घोषणा पत्र या आदेश पत्र कहा जाता है। ठीक है, इसमें यह कहा गया है कि प्राथमिक विद्यालयों की मातृभाषा होनी चाहिए उच्च शिक्षा की, यानी कि विश्वविद्यालय की भाषा क्या होनी चाहिए, अंग्रेजी में होनी चाहिए, जिससे क्या होगा, लोग आगे मतलब ऑफिस का काम कर सकेंगे अंग्रेजों का। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। आगे चलते हैं। देखिए, चार्ल्स डलहौजी ने चार्ल्स वुड के द्वारा लिखे गए पत्र में क्या लिखा हुआ था, मतलब है चार्ल्स वुड ने जो चार्ल्स डलहौजी को पत्र लिखा था उसमें क्या क्या सिफारिशें थी। फर्स्ट देखिए, आदेश पत्र ने इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि यह एक सरकार की जिम्मेदारी है कि वह जनता को शिक्षा प्रदान करे। सेकंड क्या था हमारा, स्कूली स्तर तक के लिए शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाएं होंगी, जबकि उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होगी, ये बोला था उन्होंने। थर्ड है, महिला शिक्षक प्रशिक्षण और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया जाएगा। मतलब क्या है, जो महिला को शिक्षित किया जाएगा और शिक्षक प्रशिक्षण और व्यावसायिक जो होगा उस सब में क्या किया जाएगा, जोर दिया जाएगा। फोर्थ देखिए, पत्र ने निर्देश दिया कि हर प्रांत में सार्वजनिक शिक्षा विभाग की स्थापना की जानी चाहिए, कि ऐसा नहीं करना चाहिए कि ऊंचे वर्ग को नहीं पढ़ाना है और नीचे वर्ग को ऊंचे वर्ग को पढ़ाना है और नीचे वर्ग को नहीं पढ़ाना है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार शिक्षा धर्मनिरपेक्ष होनी चाहिए, मतलब जात पात पे नहीं आनी चाहिए कि नीची जाति को नहीं पढ़ाना है, ऊंची जाति को पढ़ाना है, ये सब नहीं करना चाहिए, ये बोला था वुड ने अपने आदेश पत्र में। फिर देखिए, पत्र ने संस्कृत, अरबी और फारसी जैसी प्राच्य मतलब क्या होता है, जो प्राचीन भाषा होती है, पुरानी भाषाओं के महत्व पर जोर दिया और उन्हें नियमित संस्थानों में विषयों के रूप में पढ़ाए जाने के लिए सिफारिशें की थी। ठीक है, 6 देखिए, इसने कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए सिफारिशें की। संबंध विश्वविद्यालयों के कार्य आदि का निरीक्षण करते हुए उनके शिक्षण के मानक को बढ़ाने, शाब्दिक भाषाओं के विकास को प्रोत्साहित करने और संस्कृत, अरबी तथा फारसी विभाग को व्यवस्थित करने के लिए कॉलेजों को अनुदान दिया था। अनुदान का मतलब होता है दान दिया जाना, जैसे कि कॉलेज हो या स्कूल हो, उनको स्कूल चलाने के लिए, कॉलेज चलाने के लिए जो वो जैसे गवर्नमेंट अनुदान देती है ना, वैसी अनुदान दिया। 7th है, पत्र ने सिफारिश की कि देश भर में स्कूलों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाना चाहिए: विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, पूर्व माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, इन सब में बांटा जाना चाहिए। 8th है,
पत्र ने यह भी निर्देशित किया कि उच्च शैक्षणिक योग्यता वाले व्यक्ति को दूसरे की तुलना में सरकारी नौकरियों के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मतलब क्या बोला इसमें कि उच्च शैक्षणिक योग्यता जो होती है वाले, जो उच्च शैक्षणिक मतलब जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, जो इस लायक है कि वो सरकारी जॉब हासिल कर सकते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, रोज़गार देना चाहिए, सरकारी दफ्तरों में काम देना चाहिए। ये सारा बोला था अपने घोषणा पत्र में वुड ने। अब हम पढ़ेंगे मिशनरियों के क्या प्रयास रहे थे। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन करने के लिए मिशनरियों का एक बिल्कुल अलग तर्क था। मिशनरियों का उद्देश्य महज स्वदेशी समाज तक अपनी पहुंच बनाकर नए सांस्कृतिक मूल्यों का प्रचार करना था, ताकि उन्हें लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने में मदद मिल सके। देखिए, मिशनरी कौन लोग होते हैं? मिशनरी वो होते हैं जो क्या करते हैं, ईसाई का धर्म, जो ईसाई धर्म है उसका क्या करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, उसे मिशनरी कहते हैं। वो मिशनरी लोग होते हैं। इस तरीके से ये प्रचारक होते हैं ईसाई धर्म के। ये क्या करते हैं, कॉलेज और जो स्कूल होते हैं इन सब में जाकर ये प्रचार करते हैं कि वो ईसाई धर्म को अपना ले। मिशनरियों ने पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पहल की। बंगाल में उन्होंने कई आवश्यक महाविद्यालयों की स्थापना की। इन मिशनरी संस्थानों ने पश्चिमी ज्ञान को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, भले ही उनका मुख्य उद्देश्य लोगों को ईसाई धर्म के प्रति आकर्षित करने का कर रहा हो। डेविड हेयर क्या कहते हैं, ने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। डेविड हेयर ने क्या किया था, हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी कलकत्ता में। बाद में इसका नाम प्रेसिडेंसी कॉलेज रख दिया गया था। कुछ स्थानीय लोगों ने डेविड हेयर की इस पहल का समर्थन किया और धर्मनिरपेक्ष शिक्षा का प्रचार भी किया था। बम्बई, मद्रास, धर्मनिरपेक्ष आपको पता होगा कि जो किसी भी धर्म को नहीं मानता है, मतलब सब धर्म को अपनी अपनी आज़ादी दी जाती है, उसे बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष। भी मिशनरी स्कूल स्थापित किए गए। इस प्रकार ब्रिटिशों के द्वारा आधुनिक शिक्षा का जो बीज रोपा गया वह धीरे धीरे पल्वित होकर भारत के कई प्रांतों तक फैल गया। मतलब क्या है कि बहुत प्रांतों तक ये फैला था, इसको ही बोला है पल्वित। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टैगोर की मेरा विद्यालय और गांधी जी की नई तालीम संबंधी शिक्षा की वैकल्पिक दृष्टि क्या थी। ईसाई मिशनरियों ने ब्रिटिश प्रशासकों के साथ मिलकर शैक्षिक संस्थानों के भीतर ईसाई शिक्षा के पठन पाठन को प्रोत्साहित किया, जबकि आधुनिक काल में शिक्षा का ब्रिटिश दर्शन राष्ट्रीय कल्याण के लिए उपयुक्त नहीं था। यह तत्कालीन भारत में प्रचलित शिक्षा के ब्रिटिश दर्शन की सबसे बड़ी समस्या थी, जिसकी भारतीय चिंतकों ने कटु आलोचना की थी कि वो नहीं चाहते थे कि अंग्रेजी शिक्षा को वो लोग अपनाएं और अपनी शिक्षा को वो लोग छोड़े, ये चीज़ वो नहीं चाहते थे। स्वामी विवेकानंद, श्री अरबिंदो, महात्मा गांधी और टैगोर जैसे विद्वान जो दार्शनिक होने के साथ साथ शिक्षाविद भी थे, उन्होंने शिक्षा के ब्रिटिश दर्शन के दोषों की कटु आलोचना की। उन्होंने भारत में पश्चिमी शैक्षणिक दृष्टिकोण को दोषी ठहराया, जिसके उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीय हित के प्रतिकूल थे, और इस प्रकार उन्होंने अपने शैक्षिक दर्शन प्रस्तुत किए। ठीक है, आगे देखिए। इन सभी वैकल्पिक शिक्षा दर्शनों में से हम रविन्द्रनाथ टैगोर, गांधी जी और प्रस्तावित वैकल्पिक शिक्षा का अध्ययन करेंगे। अब हम देखेंगे क्या 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 इन्होंने किया था शिक्षा के प्रति। ठीक है, टैगोर का मेरा विद्यालय। टैगोर भारत में शिक्षा के ब्रिटिश दर्शन से खुश नहीं थे। उन्होंने देखा कि इस शिक्षा की नीति के उद्देश्य भारतीय हितों के अनुकूल नहीं है, कि भारतीयों के लिए ये जो शिक्षा थी वो अच्छी नहीं थी। अतः भारतीयों को गंभीर और अर्थपूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए उन्होंने अपना एक वैकल्पिक दर्शन प्रस्तुत किया था। इसके लिए टैगोर ने भारत में एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का आग्रह किया जो ब्रिटिश औपनिवेशिक नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त हो। उन्होंने शांति निकेतन क्या था, अभी हम पढ़ेंगे। शांति का निवास, इसका मतलब था शांति निकेतन का शांति का निवास नामक शैक्षिक संस्था की स्थापना की। एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि एक शांति निकेतन संस्था चलाई जिसमें बच्चों को पढ़ाया जाता था। एक तरीके से विद्यालय था वो, जहाँ स्वतंत्रता, प्राकृतिक विश्वास, सहयोग और आनंद के सिद्धांत के आधार पर शिक्षा प्रदान की।
उनका यह मानना था कि यदि शिष्य और शिक्षक आश्रम के गुरु और छात्रों की परंपरा में सैर से दूर रहते हैं तो शिक्षा अधिक प्रभावी होगी। उन्होंने शिक्षक की स्थिति को शिक्षण विधियों से ऊपर रखते हुए यह माना कि स्कूल घर और मंदिर की तरह है। जो स्कूल होता है, टैगोर ने माना कि वो एक मंदिर की तरह होता है जहाँ शिक्षण जीवन की आराधना की भूमिका में रहता है। उन्होंने कहा विद्यालय को घर और मंदिर की भांति होना चाहिए जहाँ शिक्षण जीवन की आराधना का सहायक तत्व हो। शिक्षकों को चाहिए कि वह अपनी आदर्श जीवन शैली द्वारा छात्रों के लिए प्रेरणा स्रोत बने तथा अपने ज्ञान के आलोक से छात्रों में ज्ञान की लौ प्रज्वलित करे। प्रज्वलित क्या मतलब होता है इसका? प्रज्वलित का कि ऐसी शिक्षा देना है कि बच्चों को खुद ही दिलचस्पी हो उस चीज़ में और वो आगे चल के कुछ देश के बारे में कर सके। टैगोर अपने स्कूल को शाश्वत जीवन की एक अंतरंग दृष्टि प्रदान करना चाहते थे। उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य महात्मा की मुक्ति एवं पूर्ण विकास होना चाहिए। उन्होंने इस विषय पर चिंतन किया और पाया कि पूरे देश को ऐसी शिक्षा की आवश्यकता थी। टैगोर ने प्रकृति की गोद में अपना स्कूल स्थापित करने के लिए बंगाल में एक स्थान का चयन किया जो कि उनके पिता द्वारा शांति साधकों को समर्पित था। मतलब इनका जो शांति निकेतन था वो ऐसी जगह था जहाँ पे पूरा नेचर से मतलब बच्चे हैं जो शांति में पढ़ सकेंगे। और क्या था, पूरा नेचर के बीच में पढ़ते वो, मतलब पूरा हर जगह पेड़ पौधे, उसके बीच में बैठ के वो पढ़ाई करवाते थे बच्चों को। इसके लिए उन्हें अभावों के दौर से गुजरना पड़ा। उनके पास सीमित संसाधन थे, इसलिए वह ऋण में डूब गए। टैगोर जी जो थे उनके पास इतना कुछ नहीं था कि वो इतने सारे बच्चों को एक साथ पढ़ा सके। तो क्या हुआ था, इससे उन्होंने कर्ज भी लिए थे बहुत जगह से, तो वो ऋण में डूब गए। इन सब के बावजूद वह अपने अभावों से ही शक्ति प्राप्त करते रहे, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी थी। उनका आश्रम किसी भी धार्मिक पंथ या हट धर्मिता से मुक्त था। वो कभी भी बच्चों पे दबाव नहीं बनाते थे कि तुम्हें पढ़ना ही है। वो बिल्कुल फ्रेंडली तरीके से पढ़ाते थे बच्चों को। शांति निकेतन में टैगोर ने बच्चों के मन पर आधारित अपने अनुभवों को आधार बनाकर शिक्षा सिद्धांतों का निर्माण किया था कि उनके साथ जब वो छोटे थे तो कैसा व्यवहार हुआ करता था, कैसा उनको लगता था जब शिक्षक उनको पढ़ाते थे। तो उन सब चीज़ों का एक तरह से अनुभव था उनको, जिस वजह से उन्होंने बच्चों के साथ वैसा व्यवहार किया। उनका मानना था कि बच्चों के अवचेतन मन की शक्ति को जानना आवश्यक है कि बच्चा सोच क्या रहा है, उसके बारे में जब तक हम नहीं जानते तब तक हम उसे पढ़ा नहीं सकते। आगे देखिए, इसके अलावा उन्होंने अपने स्कूल में और भी कई प्रयोग किए। उनका मानना था कि शिक्षा की प्रारंभिक अवधि में बच्चों को प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से अपना पाठ सीखना चाहिए, न कि अगर हम ज़्यादातर बुकिश लैंग्वेज पे वो डिपेंड रहेंगे तो क्या होता है कि हम उस टाइम सोच नहीं पाते, क्योंकि हमने बुक से पढ़ा है तो बुक से जितना हमने पढ़ा है वही हम लिख पाएंगे। लेकिन जब हम खुद से कोई चीज़ ऑब्जर्व करते हैं, खुद से देखते हैं या सुनते हैं तो क्या होता है, हम ज़्यादा लिख पाते हैं। उनके छात्रों ने गायन, नाटकीय प्रस्तुतियाँ, चित्रकारी, पेंटिंग और संगीत को सीधे संबंधित व्यक्तियों और वस्तुओं से सीखा। स्वावलंबन और आत्मनियंत्रण की भावना को पैदा करना उनके विद्यालय का आदर्श वाक्य था। यह किसी औपचारिक स्कूल की तुलना में एकदम भिन्न प्रकृति का स्कूल था, जहाँ पे बच्चों पे कोई भी दबाव नहीं था कि उन्हें एक टाइम टेबल से आना है या उन्हें ये विषय ही इस विषय की बुक लेकर आनी है, कुछ नहीं था। बच्चे क्या करते थे, आपस में ही मिल बांट के समझते थे, नेचर के थ्रू समझते थे। टैगोर के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या थे? विशुद्ध शैक्षणिक अर्थों में टैगोर एक शिक्षाविद थे। उन्होंने अपने शैक्षिक आदर्शों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में अनेक जगहों पर अभिव्यक्ति दी है। यहाँ टैगोर द्वारा प्रस्तावित शिक्षा के उद्देश्यों का उल्लेख एवं प्रस्तुत किया है। टैगोर जो थे वो एक शिक्षाविद थे का मतलब है वो एक टीचर भी थे और उन्होंने अपने शैक्षणिक आदर्शों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अनेक जगहों पर अभिव्यक्ति दी है। यहाँ टैगोर द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य दिए गए हैं, वो उद्देश्य हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है शारीरिक विकास। टैगोर चाहते थे कि बच्चे अपने आरंभिक वर्षों में शारीरिक रूप से स्वस्थ रहे।
वह शिक्षा की उस प्रणाली की निंदा करते हैं जो सिर्फ बुद्धि के विकास की बात करती है और शरीर को उपेक्षित छोड़ देती है। वो ये चाहते थे। सेकेंड है बौद्धिक विकास। टैगोर के अनुसार मन की सोचने तथा कल्पना करने की शक्ति का विकास बहुत आवश्यक है। उनका मानना था कि व्यक्ति के बौद्धिक चरित्र का निर्माण जड़ता और रूढ़ आदतों से मुक्त मन के मौलिक तत्वों द्वारा होना चाहिए। कि मतलब जो बौद्धिक विकास तभी हो सकता है जब बच्चा खुद से सोचेगा ना, खुद से सोचेगा, वो किसी किताबी ज्ञान को नहीं करेगा, वो खुद से हर चीज़ वो करके और फिर कल्पना करेगा कि हाँ ये चीज़ होगा। जब आप पूरे किताब में पढ़ लेते हो तो आप इतना कल्पना नहीं करते हो, आप जितना आपने बुक में पढ़ा है सिर्फ वही सोच कर रह जाते हो। लेकिन अगर किसी टॉपिक पे आपको कहा जाए कि आप सोचो इस चीज़ पे, तो आप खुद से सोच कर और उस चीज़ पे बहुत कुछ लिख सकते हो और बोल सकते हो। तो ये था बौद्धिक विकास। थर्ड देखिए, नैतिक और आध्यात्मिक विकास। टैगोर अपने जीवन में नैतिक मूल्यों के प्रबल अनुगामी और एक महान नैतिक शिक्षक थे। इसलिए उन्होंने आंतरिक अनुशासन, शांति प्राप्ति, जीवन जीने का सरल एवं स्वाभाविकता तरीका आदि पर विशेष जोर दिया। उनके इन आदर्शों का उद्देश्य अंधविश्वासों, पूर्वाग्रहों, रूढ़ रीति रिवाजों और परंपराओं की लड़ाई में स्वयं को नैतिक और आध्यात्मिक दासता से मुक्त करने का था। कि वो नहीं चाहते थे कि पहले के रूढ़ जो विचारधारा थी, जो रीति रिवाज थे, उन पे ये बच्चे बंधे, नैतिक और आध्यात्मिक विकास हो उनका, ये सारी चीज़ वो चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि ये अंधविश्वासों में वो पड़े बच्चे। तो ये सारा इनका उद्देश्य था। फोर्थ है संपूर्णता की प्राप्ति हेतु आवश्यक सामंजस्यपूर्ण विकास या शिक्षा। टैगोर एक शिक्षित व्यक्ति के महत्व को समझते थे, इसलिए मनुष्य के सामंजस्यपूर्ण विकास के लिए शिक्षा को एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में देखते थे। टैगोर के विचारों के अनुसार पूर्ण मनुष्य तत्व की प्राप्ति ही शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था। उन्होंने व्यक्तिगत विकास और सामाजिक विकास के ठीक बीच एक संश्लेषित भूमिका स्थापित की थी। मतलब है कि टैगोर को पता था कि जब तक मनुष्य पढ़ेगा नहीं तब तक इन सब चीज़ों को वो छोड़ेगा नहीं, जो अंधविश्वास है। तो इसलिए वो चाहते थे कि लोग पढ़े, एक व्यक्ति ही नहीं पढ़े, सिर्फ पूरा समाज एक पढ़े। इसलिए व्यक्तिगत विकास ही नहीं चाहते थे, वो सामाजिक विकास भी चाहते थे, ये बोला है। फिफ्थ देखिए, अंतर्राष्ट्रीय समझ। टैगोर अंतर्राष्ट्रीयवाद, अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान, मनुष्य के सार्वभौमिक भाईचारे और अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव की वकालत करते थे। टैगोर ने कहा था, मानवता को पहले से ही कहीं ज़्यादा व्यापक भावनात्मकता में, कहीं ज़्यादा गहरी और शक्ति में, कहीं ज़्यादा प्रचंड एक तत्व की भावना का एहसास होना चाहिए। उनके विश्व भारती का ध्येय पूर्व और पश्चिमी के इसी संश्लेषण के उद्देश्य का प्राप्त करना था। मतलब इसी उद्देश्य को प्राप्त करने का उनका क्या था कि वो ये सारी चीज़ कर रहे थे। आगे देखिए, टैगोर की शिक्षा के सिद्धांत क्या थे? स्वावलंबन या स्वतंत्रता। टैगोर के अनुसार शिक्षा का अर्थ और अस्तित्व दुनिया के समस्त बंधनों तथा रीतियों से मुक्ति में है। टैगोर को मन, हृदय, इच्छाओं की स्वतंत्रता चाहिए थी, जो भावनाओं, आवेगों और वृत्तों की प्रदर्शित करने के लिए स्वतः पूर्ण अभिव्यक्ति को स्वर प्रदान करें। टैगोर को पता था कि जब तक वो व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा तब तक उसको किसी भी चीज़ की, मतलब कोई भी चीज़ वो बोल नहीं पाएगा सही ढंग से। तो इसलिए वो चाहते थे कि वो स्वतंत्र, अगर वो हृदय और इच्छाओं की स्वतंत्रता चाहते हैं तो वो पहले क्या करें, पढ़े लिखें। तो ये सारी चीज़ें बोलिए फर्स्ट में। सेकंड देखिए, पूर्णता। पूर्णता का मतलब क्या है? प्रत्येक छात्र प्रकृति से प्राप्त अपनी सहज क्षमता और व्यक्तित्व के हर पहलू को विकसित करने की कोशिश करता है। इसलिए अकादमिक शिक्षा केवल परीक्षाएं उत्तीर्ण करने अथवा जीविका चलाने के लिए डिग्री या प्रमाण पत्र प्राप्त करने की औपचारिकता भर नहीं है। मतलब है, पढ़ाई सिर्फ एक ये नहीं है कि आप सर्टिफिकेट ले लेते हो, प्रमाण पत्र ले लेते हो और लोगों को दिखा देते हो कि हाँ हम पढ़े लिखे। सिर्फ इसी कहने से नहीं होता है कि आप क्या करो, उसको जीवन में जब तक नहीं उतारते हो तब तक पढ़ाई लिखाई भी किसी काम की नहीं होती है, ये बोला है। शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बच्चे के व्यक्तित्व के हर पहलू को समान महत्व देते हुए व्यक्तित्व
का संपूर्ण विकास करना है। मतलब वो चाहते थे कि इससे क्या हो, बच्चे का बहुत अच्छी तरीके से विकास हो, ताकि वो लाइफ में कभी भी किसी भी कठिनाई का सामना ना करना पड़े उसे। थर्ड देखिए, सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता का मतलब होता है जो सब तरफ फैला होता है उसे सार्वभौमिकता कहते हैं। जो हर तरफ फैला हुआ होता है उसे सार्वभौमिकता कहते हैं। सार्वभौमिकता का तात्पर्य उस सार्वभौमिक आत्मा में विश्वास बनाए रखने में है जो स्वयं उसके भीतर विद्यमान रहती है। इस प्रकार व्यक्ति को अपने भीतर की तथा अपने परिवेश के विभिन्न पहलुओं में व्याप्त सार्वभौमिक आत्मा के सापेक्ष। सापेक्ष का मतलब क्या होता है कि जैसे आप किसी भी चीज़ की अपेक्षा करते हैं ना, तो उसे सापेक्ष कहते हैं। अपनी आत्मा को पहचानने की ज़रूरत है। हम इस खोज को ज्ञान, आराधना, कर्म द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। जब हम अपने भीतर की सार्वभौमिक आत्मा की अनुभूति तक पहुंच जाते हैं, तब प्रगति का मार्ग सुगम हो जाता है। इस प्रकार उपरोक्त सिद्धांतों से यह स्पष्ट होता है कि टैगोर के शिक्षा के प्रारूप का उद्देश्य स्वतंत्रता, पूर्णता और सार्वभौमिकता था। क्या बोला इसमें कि आप है जो जब आप पढ़ लिख लेते हो तो आप ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सोचना चाहिए कि कौन क्या कहेगा। आपको खुद अपनी आत्मा के अंदर देखना है कि आप कैसे हो, है ना। तो यही बोला इन्होंने, आत्मा के सापेक्ष अपनी आत्मा को पहचानने की ज़रूरत है। हम इस खोज को ज्ञान, आराधना और कर्म द्वारा ही पहचान सकते हैं। टैगोर के एक सिद्धांत में शिक्षा प्राकृतिक होनी चाहिए। टैगोर एक आदर्श विद्यालय के लिए खुले आकाश के नीचे खेतों, पेड़ पौधों से घिरे एक खुले वातावरण की बात करते थे। वह चाहते थे कि यह विद्यालय बस्ती की भीड़ भाड़ से दूर हो। प्रकृति की विस्तृत पृष्ठभूमि में एक ऐसा दृष्टिकोण विकसित होता है जहाँ सभी वस्तु भावनाएं अपने नियत अनुपात को ग्रहण करती है। मतलब वो चाहते थे कि ऐसा हो जहाँ पे बिल्कुल शांति हो, ना किसी किचकिच हो, बिल्कुल ना ट्रैफिक जैम का आवाज़, कुछ भी ना हो, बिल्कुल शांत इलाका हो जहाँ पे सिर्फ प्रकृति की देन हो। मतलब जहाँ पे चिड़िया की आवाज़, ऐसी जगह हो, तो वहाँ पे चाहते थे वो कि बच्चों को पढ़ाया जाए। शिक्षा का माध्यम। टैगोर ने शिक्षा के औपनिवेशिक स्वरूप को रेखांकित करते हुए बताया कि औपनिवेशिक शिक्षा प्राकृतिक नहीं है। इसमें राष्ट्र और उसके लोगों को जोड़ने वाले सूत्र का अभाव है तथा यह केवल विदेशी सरकार के हितों को पूरा करती है। ऐसा किसके लिए कहा इन टैगोर जी ने? औपनिवेशिक शिक्षा के लिए कहा, जो ब्रिटिशों की थी। सरकार का कामकाज, न्यायालय और शिक्षा प्रणाली ऐसी भाषा में चलाया जाता था जो बहुसंख्यक भारतीयों के लिए पूरी तरह से अर्थहीन थी। मतलब अंग्रेजी बहुत लोग नहीं जानते थे और वो अंग्रेजी सिखाने की कोशिश कर रहा था जिसके बारे में वो अर्थहीन थे। उन्होंने यूएसआर और जापान की स्थिति का उदाहरण देते हुए समझाया कि कैसे वहाँ बहुत छोटी अवधि में ही लोगों को शिक्षित कर दिया गया था। उन्होंने भारत की पूरी आबादी को शिक्षित करने तथा शिक्षित वर्ग से ग्रामीण समुदाय की ओर सम्मिलित होती संस्कृति के प्रभाव को संचित करने के लिए मातृभाषा में शिक्षण कार्य करने पर विशेष जोर दिया। अनुशासन। टैगोर देखिए, अनुशासन। टैगोर बच्चों से बहुत प्यार करते थे, इसलिए हमेशा अनुशासन के स्वच्छंद रूप के हिमायती रहे। वह बच्चों की सहज जन्मजात क्षमताओं की खोज पर जोर देते थे, जो कि तभी संभव होता है जब बच्चे की शिक्षा बिना किसी सख्त अनुशासन के भय के स्वाभाविक रूप में उदारपूर्वक हो। और टैगोर बच्चों को मतलब क्या कहने का है इसका कि टैगोर बच्चों पे स्वाभाविक रूप से उदारता पूर्वक थे। वो ये नहीं चाहते थे कि बच्चे पे कोई भी जोर ज़बरदस्ती हो। वो देखते थे कि बच्चे में जो स्किल है उसी पे वो उनको आगे बढ़ाए, या बच्चे पे कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं करते थे कि तुम्हें ये चीज़ ही पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है। ये सारी चीज़ें बोला है इसमें। निर्देश और मूल्यांकन की विधि। टैगोर ने शिक्षण के निम्नलिखित तरीकों पर विशेष जोर दिया था। फर्स्ट है पर्यटन और यात्रा के माध्यम से। टैगोर का मानना था कि इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र तथा अन्य सामाजिक विज्ञान जैसे
विषयों को भ्रमण और पर्यटन के माध्यम से प्रभावी ढंग से पढ़ाया जा सकता है, जिससे कि छात्रों को प्रत्यक्ष अनुभवों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिल सके। मतलब वो चाहते थे कि बच्चों को क्या करें, सामने से वो चीज़ दिखा के प्रैक्टिकली समझाया जाए, जिससे बच्चे अच्छे से समझ जाएंगे। सेकंड देखिए, गतिविधियों द्वारा सीखना। बच्चों के शरीर और दिमाग के विकास के लिए गतिविधियों के माध्यम से सीखना आवश्यक है, इसलिए उन्होंने अपने शैक्षणिक कार्यक्रम में पेड़ पर चढ़ना, नाटक कूदना, फल चुनकर इकट्ठे करना, नृत्य आदि जैसे गतिविधियों को शामिल किया। थर्ड है कथन, सहज चर्चा और वाद विवाद विधि। रविंद्रनाथ टैगोर ने छात्रों का वक्तृत्व क्षमता को विकसित करने के लिए कथन, सह चर्चा और बहस की गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया। उनके अनुसार शिक्षकों को बच्चों को तर्क संगत बहस व चर्चा के माध्यम से विभिन्न समस्याओं को हल करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि बच्चे वाद विवाद करें और उस चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ हल सोचें। फोर्थ देखिए, स्वतः शोध आधारित सीखने की विधि। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने स्कूल में अध्यापन के एक अनिवार्य तरीके के रूप में इस पद्धति पर जोर दिया। इस पद्धति में पहले शिक्षक छात्रों के प्रश्नों के उत्तर देकर उनकी शंकाओं को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं और फिर शिक्षक छात्रों से प्रश्न पूछकर छात्रों की समझ का मूल्यांकन करते हैं। मतलब पहले छात्र क्या करें, पहले शिक्षक क्या करेंगे, उनको बताएंगे, समझाएंगे, उसके बाद शिक्षक क्वेश्चन करेंगे बच्चों से कि उनको कितना समझ में आया और वो क्या इस पे राय है उनकी छात्रों की। देखिए, गांधी जी की नई तालीम। अब पहले हमने टैगोर का पढ़ा था, अब गांधी जी की नई तालीम क्या थी। अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना लिया है। महात्मा गांधी इस बात से पूरी तरह अवगत थे कि अपनी वैश्विक शिक्षा से भारतीयों के मन में हीन भावना उत्पन्न हुई है। अंग्रेजी शिक्षा ने लोगों को पश्चिमी संस्कृति को श्रेष्ठतर देखने और अपनी संस्कृति के गौरव को नष्ट करना सिखाया है। महात्मा गांधी ने कहा कि इस शिक्षा में एक विष था, यह भीभत्स था। इसने भारतीयों को गुलाम बनाया और साथ ही उन पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला। इसने हमारे सुंदर वृक्ष को नष्ट कर दिया। ऐसा किसने कहा? गांधी जी ने कहा ऐसा। पश्चिम के आकर्षण, पश्चिम से आई प्रत्येक वस्तु की सराहना और भारतीयों के पश्चिमी शैली के संस्थानों में शिक्षित होने से भारतीय ब्रिटिश शासन की प्रशंसा करने लगे। महात्मा गांधी उस प्रकार की शिक्षा चाहते थे जो भारतीयों को गौरव की भावना और आत्मसम्मान वापस दिलाने में सहायक करे। उन्होंने छात्रों को शैक्षणिक संस्थान छोड़ने हेतु प्रोत्साहित किया, जिससे वह अंग्रेजों को दिखा सके कि हम और अधिक गुलाम नहीं रहना चाहते हैं। महात्मा गांधी दृढ़ विश्वास था कि भारतीय भाषाओं को शिक्षण का माध्यम होना चाहिए। अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को अपंग बना दिया, उनके सामाजिक परिवेश से दूर कर दिया है और उन्हें अपने देश में अजनबी बना दिया है। क्या मतलब है इन सब चीज़ों का? कि खुद से हम एक तरीके से भारतवासी क्या थे कि खुद की संस्कृति भूलते जा रहे थे और पश्चिमी संस्कृति को अपनाते जा रहे थे। और हम जो जैसे पहनावा है या खान पान है, ये सारा चीज़ क्या हो गया था, हमारा पश्चिमी हो गया था। अभी तक आप देखते हो कि हम ज़्यादातर खाना पसंद वही करते जो विदेशी होता है ना। नई शिक्षा व्यवस्था पर विचार करने के लिए 22-23 अक्टूबर 1937 को राष्ट्रीय शिक्षा पहला सम्मेलन आयोजित किया गया था। डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक समिति द्वारा 2 महीने से भी कम समय में संकल्प की भावना से विस्तृत पाठ्यक्रम तैयार किया गया था। दिसंबर 1937 में समिति है ये, ठीक है, समिति द्वारा रिपोर्ट जमा कर दी गई थी। ठीक है, समिति में सिफारिशें क्या क्या थी, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे आगे। समिति की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार थी: पाठ्यक्रम में बुनियादी हस्तकला को लाना, सेवा के माध्यम से विद्यालय के आसपास बसे समुदाय के संपर्क में आने के तरीकों को विकसित करना, 2री कक्षा से 7वीं कक्षा तक हिंदी में शिक्षा देना, 8वीं कक्षा से अंग्रेजी की शिक्षा प्रारंभ करना, विद्यालय शिक्षा के शुरुआती 7 वर्ष तक मुफ्त और अनिवार्य रूप से राष्ट्रव्यापी शैक्षणिक प्रणाली को एक व्यक्तिगत अभिन्न अंग के रूप में आयोजित करना। बुनियादी शिक्षा की इस योजना को राष्ट्रीय शिक्षा के प्रारूप के रूप में संघ और राज्य दोनों ही सरकारों द्वारा स्वीकार किया गया था।
यह निर्णय लिया गया था कि पूरे देश में धीरे धीरे बुनियादी शिक्षा का सार्वभौमिक प्रणाली स्थापित किया जाएगा। ये था इसका जो इनके सिफारिशें थे वो था ये। गांधी जी की 3H की अवधारणा क्या थी? हैंड हाथ, मनोक्रियात्मक उद्देश्य कौशल। हार्ट दिल, आध्यात्मिक उद्देश्य कौशल। हेड सिर, संज्ञानात्मक उद्देश्य कौशल। उन्होंने 1937 में नई तालीम की अवधारणा प्रस्तुत की। नई तालीम बुनियादी शिक्षण अर्थात आधारभूत शिक्षा है। उन्होंने जीवन के लिए शिक्षा और जीवन पर्याप्त शिक्षा के रूप में शिक्षा को परिभाषित किया। शुरुआत में गांधी जी ने बच्चों की शिक्षा पर अधिक जोर दिया था। देखिए सिद्धांत क्या है? यह शरीर, मस्तिष्क और आत्मा के संपूर्ण व्यक्तित्व विकास के लिए दृष्टिकोण है जो इन 4 सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। फर्स्ट है हस्तलिपि एक साथ मातृभाषा में शिक्षा। सेकेंड है स्थानीय आवासों की सर्वाधिक उपयोगी व्यावसायिक आवश्यकताओं के साथ कार्य को जोड़ा जाना चाहिए। थर्ड है अधिगम को व्यावसायिक कार्य से जोड़ा जाना चाहिए और कार्य सामाजिक रूप से उपयोगी और जीवन यापन की आवश्यकता के लिए उत्पादक होनी चाहिए। स्थानीय रूप से सुलभ तकनीक के साथ कार्य केंद्रित शिक्षा का यह दृष्टिकोण नई तालीम का आधारभूत दृष्टिकोण था। ठीक है, देखिए अब उद्देश्य देखते हैं। आजीविका आधारित उद्देश्य, यह किसी भी व्यक्ति की तत्काल आवश्यकता होती है। इसे हम उपयोगवादी उद्देश्य भी कह सकते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा जो हमें सीखने का मौका देती है वह अध्येता को कमाना भी सिखाए। सेकेंड है सांस्कृतिक उद्देश्य। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का सांस्कृतिक पहलू साक्षरता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। संस्कृति बुनियादी चीज है जिसे शिक्षा द्वारा प्राप्त करने की कोशिश छात्रों को करनी चाहिए। संस्कृति व्यक्ति के प्रत्येक सूक्ष्म आचरण और व्यवहार में प्रतिबिंबित होनी चाहिए। शिक्षा के माध्यम से कला और धर्म को जानते हुए हमारे देश भारत की शानदार संस्कृति के बारे में जाना जा सकता है। फोर्थ है सामंजस्यपूर्ण विकास। किसी व्यक्ति के सभी पक्षों का विकास 3 अ के विकास द्वारा जाना चाहिए अर्थात अध्ययन, अंकन और अंकगणित। फोर्थ देखिए नैतिक उद्देश्य। शिक्षा उस व्यक्ति को सही और गलत में भेद कर सकने के गुण नहीं होगा, गुण होगा। ठीक है, गुण सिखाने वाली होनी चाहिए। मतलब शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे क्या हो, लोगों में के क्या भेद है, भेदभाव को वो समझ सके। शिक्षा बच्चों में मूल्य और शिष्टाचार की सीख देकर उनके व्यवहार को संशोधित करने वाली होनी चाहिए। गांधी जी का चिंतन साक्षरता की अपेक्षा चरित्र निर्माण पर अधिक केंद्रित था। फिफ्थ है सामाजिक व्यक्तिगत उद्देश्य। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तिगत पूर्णता तथा सत्य एवं अहिंसा पर आधारित एक सामाजिक क्रम का निर्माण होना चाहिए। शिक्षा को एक व्यक्ति को इस तरह प्रशिक्षित करने में सक्षम होना चाहिए कि वह एक आदर्श नागरिक बनकर समाज की मदद कर सके। 6 देखिए अंतिम उद्देश्य। शिक्षा की तरह जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मबोध। एक व्यक्ति को अपने अस्तित्व के सार्वभौमिक सवाल का जवाब मिलना चाहिए। शिक्षा उन्हें उनकी वास्तविकता और इसके उद्देश्य को समझने में मदद करती है कि यह आध्यात्मिक शिक्षा है जो ईश्वर का ज्ञान और आत्मबल प्रदान करती है। एक शिक्षक की भूमिका। शिक्षक को शिक्षार्थियों के मूल्यों का विकास करना होता है, इसलिए उसे नैतिकता का पालन करना चाहिए। उनके चरित्र में किसी भी तरह का कोई अशोभनीय तत्व नहीं होना चाहिए क्योंकि वह कई छात्रों के लिए एक आदर्श है। गांधी जी कहते हैं केवल शिक्षक के प्यार भरे स्पर्श से ही हृदय को शिक्षित किया जा सकता है। शिक्षा को केवल तभी महत्व समझा जा सकता है जब शिक्षक और छात्र के बीच वैयक्तिक सद्भाव होता है। शिक्षक के प्रति निष्ठान हुए बिना चरित्र निर्माण को प्राप्त करना जटिल होगा। शिक्षक को भी अपने कर्तव्य विद्यार्थियों और ईश्वर के प्रति समर्पित रहना चाहिए। शिक्षकों को एक माँ की भूमिका निभानी पड़ती है। गांधी जी के शब्दों में एक आदर्श शिक्षक माँ शिक्षक है।
आज के इस वीडियो में आपका ये यूनिट ख़त्म हो चुका है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब के स्टडी पॉइंट।